Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia। बेटा वेक्टर्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। मोस्ट प्रोबेबली वेक्टर्स का लास्ट लेक्चर होगा और वेक्टर्स सेकंड ईयर इंटरमीडिएट मैथ्स के वेक्टर्स के टॉपिक को इंशाल्लाह इस लेक्चर में एंड कर रहे होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करेंगे सबसे पहले एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जो कि पेपर के रिस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर पूछा भी जाता है। और ये क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, सबसे पहले आइए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए मेरा बेटा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि हमारे सामने कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, बचपन में आपने मैट्रिसेस पढ़े होंगे, फर्स्ट लेवल पे भी पढ़े होंगे, नहीं तो मैट्रिक लेवल पे तो पढ़े ही पढ़े ही हैं। लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है कुछ इस तरह का, ये 2x2 का मैंने मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा है। तो अगर आपको ये आगे के कुछ क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझना है या नेक्स्ट टॉपिक समझना है तो आपको बेसिक एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और एक कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान सा है कि भाई देखो मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसके अंदर 2 रॉज और 2 कॉलम्स आ रही हैं। रॉस किसे कहते हैं मेरा बेटा, हॉरिजॉन्टल चीज़ को, और कॉलम क्या होता है वर्टिकल चीज़, यानी कि ये वाली चीज़ लाइनें जो होती हैं, ये वाली लाइनें ये कॉलम्स कहलाती हैं, ये वाली लाइनें क्या कहलाती हैं, रॉस कहलाती हैं। अच्छा भाई, तो मैट्रिक्स क्या आ रहा है 2 5 7 3 का। अब अगर मैं चाहूँ तो इस मैट्रिक्स को ब्रेक करके क्या ऐसे करके लिख सकता हूँ 1 2 इधर 3 लिख देता हूँ, इधर 2 लिख देता हूँ, यानी कि इस मैट्रिक्स को मैं ब्रेक करके लिख दूँ। तो यहाँ पे क्या था 2 था, तो मैंने एक ब्रेक करा, एक यहाँ पे आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 ले लिया तो 5 में से जब 2 गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 आ जाएगा। 7 में से 3 ले लिया तो 4 आ जाएगा। 3 में से 2 ले लिया तो 1 आ जाएगा। यानी कि मैं इस पर्टिकुलर ओरिजिनल मैट्रिक्स को क्या ब्रेक करके तो सब मैट्रिक्सेस में ब्रेक कर सकता हूँ। क्या मैंने कोई गलत काम किया है कि मैंने कोई ऐसा काम किया जो आपको समझ में ना आए? मेरे पास बेसिकली एक सिंपल सा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ रहा है, मैंने सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं करा है मेरा बेटा, इस मैट्रिक्स को बस ब्रेक कर दिया। यानी कि जो मैट्रिक्स आ रहा था ना, फॉर एग्जांपल इसकी जो पहला एलिमेंट आ रहा था 2 आ रहा था, तो मैंने इसको 1 और 1 में ब्रेक कर दिया। 5 आ रहा था, इसको 2 और 3 में ब्रेक कर दिया, कोई भी 2 नंबर्स में। 7 आ रहा था, इसको इधर 3 और 4 में ब्रेक कर दिया। इधर 3 आ रहा था, इसको 2 और 1 में ब्रेक कर दिया। अगर मैं इन 2 इंडिविजुअल मैट्रिक्सेस को दोबारा से ऐड करूँगा तो मुझे वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। यानी कि मैंने सिंपल तरीके से एक ओरिजिनल मैट्रिक्स को 2 इंडिविजुअल मैट्रिसेस के अंदर, उसके सब मैट्रिसेस के अंदर तोड़ दिया। ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भाई। देखो जिस तरीके से 5 बराबर होता है किसके, 3 + 2 के, तो अगर मैं 5 को ब्रेक करके 3 + 2 लिख दूं तब तो आप कुछ नहीं कहोगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 5 बराबर होता है किसके, 3 + 2 के। और अगर मैं आपके सामने 4 लिख दूं तो 4 बराबर होगा 3 + 1 के, 2 + 2 के। यानी कि मैं किसी भी नंबर को इंडिविजुअल नंबर्स के अंदर ब्रेक कर सकता हूँ, वो नॉर्मल सी बात। यानी कि जिस तरीके से हमारे पास किसी भी हम नंबर को ब्रेक करके लिख सकते हैं और वापस उसके ब्रेक किए पार्ट को अगर ऐड करें तो वापस हमें नंबर मिल जाएगा। यानी कि अगर 3 + 2 बराबर होता है 5 के, तो हम 5 को वापस ब्रेक करके 3 + 2 भी लिख सकते हैं। जिस तरह 3 + 1 बराबर होता है 4 के, और हम 4 को वापस ब्रेक करके 3 + 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं 2 इंडिविजुअल मैट्रिसेस को ऐड करके एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना सकता हूँ, तो मेरा बेटा कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि भाई उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को वापस ब्रेक करके मैं इंडिविजुअल मैट्रिसेस भी तो बना सकता हूँ। क्या नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूँ। तो यही हमारा खाली कॉन्सेप्ट है कि लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक और लॉजिक देता हूँ। लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें मौजूद है a + bx और c + dy। तो मैं इस मैट्रिक्स को ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकता हूँ ax cy, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का सिंबल, और फिर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, फिर सिंपल तरीके से हमारे पास आ जाएगा b, और आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा d,
और यहाँ पे 0 और 0, क्योंकि ये पार्ट्स तो ऐड नहीं होंगे। क्लियर है मेरा बेटा? यानी कि मैं अपने रिजल्टेंट मैट्रिक्स को ब्रेक करके दो इंडिविजुअल मैट्रिसेस में ऐसे भी तोड़ सकता हूँ कि भाई मैंने अपने इंडिविजुअल मैट्रिसेस को क्या कर दिया, इस तरीके से ब्रेक कर दिया। तो मैथ्स मुझे इसकी इजाज़त देता है कि जब दो इंडिविजुअल मैट्रिसेस को ऐड करके एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ सकता हो, तो वैसे ही रिजल्टेंट मैट्रिक्स को ब्रेक करके हम इंडिविजुअल मैट्रिसेस भी फॉर्म कर सकते हैं। इसी बात के ऊपर हमारे पास चैप्टर नंबर 9 का नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, और ये क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 8 होगा। कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 9 के अब तक हमारा ये 8वां क्वेश्चन आ रहा है, नया टॉपिक आ रहा है, बड़े मजे का टॉपिक है। अब देखो, इस तरह के 2 या 3 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा पेपर के अंदर, तकरीबन हर दूसरे साल इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है। एप्टीट्यूड लेवल पे एज अ ब्लैंक भी टॉपिक आ रहा होता है, बट वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक हम करवा रहे होते हैं। यहाँ पे बड़े मजे से करेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो बेटा किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? सबसे पहले नंबर के ऊपर हम डिफिकल्ट साइड सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे साफ दिख रहा है कि डिफिकल्ट साइड कौन सी है, बड़ी वाली साइड, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। क्या आ रहा है? यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा c प्लस ए। क्लियर है भाई? अब देखो, जो कॉन्सेप्ट मैंने भी आपको समझाया है ना कि आपने बड़े मैट्रिक्स को बेसिकली ब्रेक करना है छोटे हिस्सों में, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे कि हम बड़े मैट्रिक्स को ब्रेक करेंगे छोटे हिस्सों के अंदर। सबसे पहले देखो, मेरे पास ये वाला पार्ट आ रहा है, तो मैं इस पार्ट को ब्रेक करने पे जाऊँगा। किस पार्ट को ब्रेक करने पे जाऊँगा? इस पार्ट को ब्रेक करने पे जाऊँगा। अच्छा मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा। अच्छा, हम बारी बारी इंडिविजुअल एलिमेंट के हिसाब से ब्रेक करेंगे। सबसे पहले मैं इसके इस एलिमेंट को ब्रेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया सिंपल ए, बाकी एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे? एज इट इज रहेंगे। बीच में आ जाएगा प्लस का सिंबल, यहाँ पे आ गया बी। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट था उसमें 2 चीज़ें आ रही थी, ए और बी। तो मैंने जब इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को ब्रेक करा तो ये 2 फर्दर मैट्रिक्स में ब्रेक हो जाएगा, ईच हैविंग अ सिंगल इंडिविजुअल मैट्रिक्स एलिमेंट, सॉरी। तो मेरे पास जो अगर ये पहला बड़ा मैट्रिक्स आ रहा था, इसमें पहला एलिमेंट था a प्लस बी। जब मैंने इसको ब्रेक किया तो भैया पहले एलिमेंट को एक हिस्सा आ गया a के साथ आ जाएगा और एक हिस्सा अगले मैट्रिक्स में b के साथ आ जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके सिमिलर रहेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज हम कह रहे हैं कि वो एज इट इज ही रहेंगे। क्लियर है मेरा बेटा? तो हम इस तरीके से बारी बारी ब्रेक करने में मूव करेंगे कि हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करा, जो पहला एलिमेंट था a प्लस बी, उसको 2 फर्दर पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक करा कि भाई एक हिस्सा चला गया एक मैट्रिक्स के पास, एक हिस्सा चला गया अगले हिस्से के पास। अब देखो ये सिंप्लीफाइड हो गया, ये एक टर्म की फॉर्म में आ गया। अब जो दूसरा पार्ट है इसका भी और दूसरा पार्ट है इसका भी, ये ब्रेक करेंगे। किसके अंदर ब्रेक होगा? क्योंकि 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो 2 हिस्सों में ब्रेक होगा। ये अलग 2 हिस्सों में ब्रेक होगा, ये अलग 2 हिस्सों में ब्रेक होगा। कैसे होगा आइए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये पहली वाली टर्म एज इट इज की एज इट इज, इसको ब्रेक कर रहा हूँ। यहाँ पे कितने टर्म्स आ रही हैं? 2 आ रही हैं, बी और सी। इन दोनों को ब्रेक करना है तो एक बार लिखा जाएगा बी के साथ, रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। और एक दफ़ा यही मैट्रिक्स लिखा जाएगा किसके साथ? बी और सी। 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो सी के साथ लिखा जाएगा दूसरी दफ़ा। बाकी एलिमेंट्स क्या है? सिंपल सी प्लस ए, एज इट इज का एज इट इज। इसी तरीके से मैं अब इस मैट्रिक्स को भी ब्रेक करूंगा। इस मैट्रिक्स के अंदर भी मिडिल वैल्यू जो आ रही है उसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक बी आ रहा है और एक सी आ रहा है। तो जब इस मैट्रिक्स को फर्दर ब्रेक डाउन करूंगा तो ऑब्वियसली 2 फर्दर एलिमेंट से ब्रेक होगा, बी और सी की फॉर्म में। क्या बन जाएगा मेरा बेटा? रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज रहने हैं, तो बी प्लस सी ब्रेक हो जाएगा, एक दफ़ा बी आ जाएगा, रिमेनिंग एलिमेंट में सी प्लस ए एज इट इज, और दूसरी दफ़ा क्या हो जाएगा? बी सी और सी प्लस ए। क्लियर है भाई? अब ये फर्दर जो 4 मेरे पास मैट्रिक्स आए हैं, इन सब के अंदर देखिए ये एलिमेंट आ रहा है, इन सबको फर्दर ब्रेक करेंगे तो ईच इंडिविजुअल एलिमेंट 2 फर्दर एलिमेंट्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा, 2 फर्दर मैट्रिसेस के अंदर ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से ए बी, और एक दफ़ा ये आ जाएगा सी के साथ, और दूसरी दफ़ा क्या हो जाएगा? प्लस का सिंबल के बाद ए बी और ए के साथ आ जाएगा। यानी कि हमने जो पहला ये एलिमेंट आ रहा है इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। अब इसकी बारी आ जाएगी इस वाले की, तो इसमें क्या है? सी और ए आ रहा है, इसको ब्रेक कर देंगे। क्या हो जाएगा? एक दफ़ा हो गया ए सी सी, और फिर क्या हो जाएगा? ए सी सी ए। तो भाई ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत मज़े के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होते हैं। तो लिटरली ये बड़े एक मज़े की डेरिवेशन तरीके से चल रही है। अब जो नया मैट्रिक्स आ रहा है ये वाला, इसको भी 2 हिस्सों में ब्रेक करूँगा, ये मैट्रिक्स 2 फर्दर हिस्सों में ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा बेटा? ये हो जाएगा बी बी सी, और एक और एलिमेंट यहाँ पे चूंकि ए का आ रहा है तो क्या बन जाएगा? बी बी ए। इसी तरीके से ये लास्ट वाला जो मैट्रिक्स आ रहा है ये 2 हिस्सों में ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? प्लस का सिंबल के बाद बी सी एंड सी, प्लस के सिंबल के बाद एक और एलिमेंट क्या आ रहा है? ए। तो क्या बन जाएगा? बी सी और ए। इस तरीके से हमने फाइनली ये काम कर लेना है, इस तरीके से हम लोगों ने फाइनली ये काम कर लेना है। अब यहाँ पे एक बड़े मजे का कॉन्सेप्ट होता है, अगर कभी भी मैट्रिक्स के अंदर आपके 2 वेक्टर्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म में एक तरीके से लिखे हुए हैं, अगर आप इनको और से देखिए तो मेरा बेटा इन मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली आपके 2 एलिमेंट्स अगर कभी भी सेम आ रहे हो उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो इस वाले मैट्रिक्स को देखिए, इसके अंदर आपकी 2 वैल्यूज सिमिलर आ रही हैं,
इसकी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स में भी दो एलिमेंट्स सिमिलर आ रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स में भी दो एलिमेंट सिमिलर आ रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स में भी दो एलिमेंट सिमिलर आ रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स में भी दो एलिमेंट सिमिलर आ रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स में भी दो एलिमेंट सिमिलर आ रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से बचे, खाली ये बचा और ये बचा, इनको लिख दीजिए एक बार। क्या बचा, A, B एंड C बचा, और यहाँ पे क्या बचा, इधर बचा B, C एंड A। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट भी आपको क्या दिया कि आपने अगर कभी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर आपके दो रॉज या दो कॉलम सिमिलर होती हैं तो भाई उसका आंसर क्या होता है, डिटरमिनेंट 0 होता है। सिंपल सी बात है, बड़ी बच्चों वाली बात है। सेम कॉन्सेप्ट ने यहाँ पे यूज़ कर, दो एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। अब जो मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे, यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। देखो, अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ूँ तो पहले अल्फाबेट A होता है, फिर B होता है, फिर C होता है। ये जो चीज़ मुझे प्रूफ करनी है उसमें ABC चाहिए, मगर यहाँ पे जो मैट्रिक्स मुझे मिल रहा है ये क्या आ रहा है, BCA आ रहा है। क्या आ रहा है मेरा बेटा, BCA आ रहा है। क्लियर है। अगर मैं इसकी अरेंजमेंट चेंज करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ ये A सबसे पहले आ जाए, उसके बाद B आए, उसके बाद C है, तो आप जितनी कॉलम्स एक एलिमेंट को मूव करवाते हो उतनी दफ़ा बाहर माइनस साइन आता है। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि पहले A C की जगह पे आए और C A की जगह पे आए, यानी कि इनकी प्लेसमेंट चेंज हो जाए, तो बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A B C, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी प्लेसमेंट इनकी चेंज करवा रहा हूँ। क्या बन गया, ये बन जाएगा BAC। यानी कि भैया हमने क्या कहा कि चूंकि मुझे अब इसकी अरेंजमेंट सही करनी, तो मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जब कभी मैट्रिक्स के अंदर आप कॉलम्स को चेंज करते हो, एक कॉलम को उठा के दूसरे कॉलम में डाल रहे होते हो, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करवाते हो थर्ड कॉलम से, तो बाहर नेगेटिव साइन लिया जाता है ना भाई। तो हमने क्या करना, हमने प्लेसमेंट चेंज कर दी। अब मुझे A सबसे पहले चाहिए, तो A सबसे पहले लाना है और B उसके बाद। तो मेरा बेटा जब ये प्लेसमेंट एक और बार चेंज करूँ तो बाहर एक और नेगेटिव साइन आएगा, और नेगेटिव क्या बन जाएगा, बेसिकली पॉजिटिव बन जाएगा। तो क्या हो गया, ABC, नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर है। और यहाँ पे क्या आ गया, ABC। अब मुझे एक बात बताओ, ABC प्लस ABC क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है भैया ये हो जाएगा 2ABC। क्या हो जाएगा, 2ABC। इस तरीके से फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है। इस तरीके से आपका आंसर प्रूफ डेट के बराबर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स आ रहा है, ये क्या आ रहा है, इस चीज़ का आ रहा था, सही है। हमने मुश्किल वाली साइड को सेलेक्ट किया। इस क्वेश्चन की खूबसूरती है कि इसमें सिर्फ एक तरह का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने बड़े वाले मैट्रिक्स को ले लिया, उस बड़े मैट्रिक्स को देन आपने स्मॉलर मैट्रिसेस के अंदर, स्मॉलर पार्ट्स के अंदर ब्रेक करना है। आप हमेशा कॉलम वाइज चलोगे, सीक्वेंस वाइज आप मूव करोगे, बारी बारी ब्रेक करोगे। और एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है, जिस एलिमेंट को भी आप ब्रेक कर रहे हो उसके अलावा वाले बाकी तमाम एलिमेंट सिमिलर रहने चाहिए। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बड़ा मैट्रिक्स आ रहा था, इसमें सबसे पहली वाली चीज़ को हमने लिया सीक्वेंस वाइज। अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने एक दफ़ा इस पूरे मैट्रिक्स को एक एलिमेंट की फॉर्म में लिखा और फिर एक दफ़ा इसको दूसरे एलिमेंट की फॉर्म में लिखा। बाकी रिमेनिंग वैल्यूज हमारी क्या रही, सिमिलर रही। फिर मैंने इस वाले मैट्रिक्स पे फोकस किया, मैं बीच वाली टर्म पे गया, यहाँ पे B प्लस C आ रहा था, तो मैंने अब इस वाले मैट्रिक्स को दो दफ़ा ब्रेक किया, एक दफ़ा B की फॉर्म में किया, एक दफ़ा C की फॉर्म में किया। फिर मैं इस मैट्रिक्स पे गया, इस बीच वाले एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे दो एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इसको दो स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अगर 3 आ रहे होंगे 3 स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर दोगे, तो B एक बार B के साथ लिखा, एक बार C के साथ लिखा। अब फिर मैं फर्दर इस वाले मैट्रिक्स पे गया, इसके अंदर चूंकि अब C प्लस A लास्ट एलिमेंट आ रहा था, उसको फर्दर दो हिस्सों में ब्रेक किया, एक दफ़ा C के साथ आया, एक दफ़ा A के साथ आया। फिर इसके ऊपर गया, इसको दो हिस्सों में ब्रेक किया, रिमेनिंग एलिमेंट सिमिलर रहेंगे, फिर इसको ब्रेक किया, फिर इसको ब्रेक किया। और फिर पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको मजे का क्या दिया, कभी भी मैट्रिक्स के अंदर कोई कॉलम कोई रॉ सिमिलर हो जाए, आंसर 0 हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास जिन जिन मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज एलिमेंट सिमिलर आ रहे थे उसका आंसर 0 कर दिया, और फिर फाइनली मेरे पास खाली ये दो मैट्रिक्स बच गए। और फिर मैंने यहाँ पे एक बड़े मजे का आपको एक और कॉन्सेप्ट दिया, और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि देखो, मुझे चूंकि मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर बिल्कुल वही चीज़ हो जो मुझे प्रूफ करनी है। अब चूंकि इस मैट्रिक्स के अंदर वो चीज़ फॉलो अप नहीं हो रही थी, तो मैंने सिंपल तरीके से क्या करा, इसका ऑर्डर सही किया। ऑर्डर कैसे सही करते हैं, आप एक कॉलम को जब दूसरे या एक एलिमेंट की जब पोजीशन चेंज करते हो तो बाहर नेगेटिव का साइन आता है। अब जब मैंने चूंकि इस ए को उठा के सबको स्टार्टिंग में डालना था, तो ए की पोजीशन बेसिकली 2 दफ़ा चेंज हो रही है, और मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज करके भी आपको दिखाया। इसलिए क्या आ गया, 2 दफ़ा नेगेटिव साइन आया तो नेगेटिव क्या बन गया, प्लस बन गया। लास्ट में दोनों को आपस में ऐड करवा दिया तो मेरे पास फाइनल टर्म आ गई जो मुझे प्रूफ करनी थी। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है। एक बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है, तकरीबन हर साल ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेके चलूंगा, इससे ज़रा डिफिकल्ट होगा, मगर पेपर के रिस्पेक्ट से बिलीव मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन आ रहा है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, सही है ना। अब आपसे कहा जाता है आपने इस चीज़ को इसके बराबर प्रूफ करना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके लिए किसी नेमत से कम नहीं होते, नेमत से। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, जो चीज़ प्रूफ करनी है आंसर अगर वही आएगा तो उसका मतलब क्या है, 5 में से 5 नंबर उधर ही कंफर्म हो गए। तो पढ़ने वाले बच्चे के लिए नेमत है भाई, तो हमें प्रूफ करना है। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता हूँ, पेज को ज़ाया क्यों करें भाई। तो मुझे इस चीज़ को बेसिकली इसके बराबर प्रूफ करना है। तो जिस चीज़ को प्रूफ करना है मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ।
क्या है वो आ रही है मेरे पास a, यहाँ पे क्या है 2b माइनस का 3c, और इस तरफ क्या है माइनस का 2a प्लस का b प्लस का c। तो हमने सबसे पहले काम क्या किया, मुश्किल वाली साइड को सेलेक्ट कर लिया। भाई क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन में ऊपर से स्टार्ट करूँ कि यहाँ पे ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैंने पहले से जगह छोड़ी हुई थी लास्ट क्वेश्चन के लिए, बट वो कंप्लीट हो गया तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। भाई पेज को ज़ाया करें अपना, क्लियर है मेरा बेटा। सो हमने सबसे पहले क्या करा, प्रूव डेट के इस क्वेश्चन के अंदर हमने मुश्किल वाली साइड को सेलेक्ट कर लिया। अब आपने मेरे कॉन्सेप्ट को खाली लेके चलना है। क्या कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा, भाई सीक्वेंस वाइज चलो। अब देखो तुम्हारा यहाँ पे पहला एलिमेंट खुद ही ए है, उसको तो ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आप डायरेक्टली इस वाले एलिमेंट पे आ गए। यहाँ पे दो एलिमेंट आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो ये दो हिस्सों में हमारा मैट्रिक्स ब्रेक हो जाएगा। एक दफ़ा 2b की फॉर्म में लिखा जाएगा पूरा मैट्रिक्स, और एक दफ़ा सिंपल नेगेटिव 3c की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो आइए लिख देते हैं जल्दी से, देखते हैं क्या बनता है मेरा बेटा। क्या हो जाएगा, ये ए का ए आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दफ़ा 2b की फॉर्म में आएगा, और रिमेनिंग एलिमेंट्स को एज इट इज़ एक दफ़ा लिख देंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे मेरा बेटा, एज इट इज़ एक दफ़ा लिख देंगे। क्लियर है ना भाई, सिंपल सी बात है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। और एक दफ़ा किस फॉर्म में आ जाएगा, माइनस 3c की फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या बन गया, a माइनस का 3c, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2a प्लस का b प्लस का c। क्लियर है भाई, थोड़ा सा वो आप घिचड़ मिचड़ हो गई, बट नॉर्मल से समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो हमने इसको इस वाले पहले मैट्रिक्स को हमने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, एक दफ़ा 2b की फॉर्म में, एक दफ़ा 3c की फॉर्म में। अब ये जो मैट्रिक्स है इसको फर्दर मैं 3 दफ़ा ब्रेक करूंगा, इस मैट्रिक्स को फर्दर 3 दफ़ा ब्रेक करूंगा। क्यों, क्योंकि अब जो एलिमेंट आ रहा है लास्ट वाला, इसमें कितनी चीज़ें आ रही हैं, 3 आ रही हैं, यानी कि अब ये वाला मैट्रिक्स 3 दफ़ा ब्रेक होगा, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 दफ़ा ब्रेक करूंगा भाई। ये मैट्रिक्स भी कितनी बार ब्रेक होगा, फर्दर 3 दफ़ा ब्रेक होगा। तो आइए चलते हैं जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का a देखिए एज इट इज ही रहेगा, आगे क्या आ रहा है 2b का 2b एज इट इज रहेगा। एक दफ़ा पूरा मैट्रिक्स में लिख दूंगा माइनस 2a की फॉर्म में, किस में लिख दूंगा मेरा बेटा, माइनस 2a की फॉर्म में, प्लस का सिंबल एज इट इज। फिर क्या हो जाएगा, a 2b, और अब की बारी में किस में ब्रेक करूंगा, b की फॉर्म में। अब दूसरा एलिमेंट क्या है, b का, और फिर एक दफ़ा पूरा एलिमेंट कैसे ऐसे लिखा जाएगा, c की फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा, a 2b और c। क्लियर है, यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रहा था उसको हमने फर्दर 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट आ रहा है इसमें 3 पार्ट्स आ रहे हैं, तो उसको 3 सब पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एक दफ़ा नेगेटिव 2a में, एक दफ़ा b के अंदर और एक दफ़ा c के अंदर। अब जो ये वाला मैट्रिक्स है इसको भी 3 हिस्सों में ब्रेक करेंगे इसी तरीके से। रिमेनिंग एलिमेंट सिमिलर लिखते जाते हैं हम लोग। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a नेगेटिव का 3c, कहले क्या आ जाएगा, एक दफ़ा आ गया माइनस का 2a प्लस का सिंबल। फिर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा a माइनस का 3c, और ये प्लस का भी यानी कि सिंपल भी आ गया। फिर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, एक दफ़ा लिखा जाएगा ये a माइनस का 3c, और ये प्लस का c था कोने में जो घुस गया कहीं कोने में, प्लस का c। अब हमने इनको बारी बारी लिख दिया। अब जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो $billion का हमारा, क्या कहा मैंने, अब जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना मेरा बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो $billion का है। सर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ज़रा आप थोड़ा सा हमें भी एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल करेंगे मेरा बेटा। अच्छा, अब मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, अब आपने दो चीज़ें यहाँ पे बड़े गौर से देखनी है, और वो दो चीज़ें क्या हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा। सबसे पहले नंबर के ऊपर, तो सबसे पहले नंबर के ऊपर आप ये देख लो कि एग्जैक्टली कोई सिमिलर चीज़ आपको दिख रही है, मेरे ख्याल में तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रही। एग्जैक्टली सिमिलर कुछ भी नहीं दिख रहा, एग्जैक्टली सिमिलर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। अच्छा, जब एग्जैक्टली सिमिलर नहीं दिख रहा फिर क्या करें भैया, फिर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बेटा यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट जरा देखिएगा बड़ा गौर से। देखो अब अगर मैं इस पहले वाले मैट्रिक्स को गौर से देखूं, इसमें दो वैल्यूज सिमिलर आ रही हैं, 2 और -2 है ना भाई, 2 और 2 यानी कि। तो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है कभी भी कॉलम या रॉ में वैल्यूज आपकी सिमिलर आ रही हो थ्रू आउट द कॉलम या थ्रू आउट द रॉ, तो आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को बाहर निकाल सकते हो। अब ये 2 कॉलम में आ रही है तो ये मल्टीप्लाई होकर बाहर चली जाएगी, तो 2 × -2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 4। बाकी का मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा। क्या बन गया, ए बी और ए। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनिएगा भाई, ये आपका एक तरीके से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम है। क्लियर है मेरा बेटा। यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि भाई इसके अंदर उसके अंदर वैल्यू क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को सिंपल तरीके से बाहर निकालूंगा तो मल्टीप्लाई होकर आएंगे बाहर। अगर तो सिंगल वैल्यू होती है तो कॉमन बाहर आ जाती है। अभी चूंकि दोनों कॉलम्स के ऊपर या दोनों रॉस के ऊपर आ रही है, जब मैं बाहर निकालूंगा तो प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगी। तो 2 × -2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 4 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पे सिंपल तरीके से सिर्फ सेकंड रॉ के ऊपर वैल्यू आ रही है तो उसको मैं एज इट इज बाहर निकाल देता हूँ। ये क्या बन गया, ये बन गया ए बी बी। इस वाले एलिमेंट में चले जाओ, इस पर भी सिंपल तरीके से वैल्यू आ रही है 2, तो इसको भी बाहर निकाल दो। यहाँ पे क्या बचा, ए बी एंड सी। देखो यहाँ पे भी वैल्यूज आ रही हैं, किसकी आ रही हैं भाई, -3 और -2 आ रहे हैं। तो -3 × -2 क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा मेरे पास ए सी और ए। तो जो नेगेटिव साइन भी बाहर निकालते जा रहा हूँ मैं ताकि अंदर पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे देखो नेगेटिव का 3 बच रहा है तो यहाँ पे इसको मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये अंदर आ जाएगा ए
सी एंड बी। क्लियर है? ये अंदर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं लास्ट वाले पे जा रहा हूँ, इस वाले पे मूव कर रहा हूँ। इसमें क्या देखो, इसमें भी -3 आ रहा है, तो इसको भी बाहर निकाल दूंगा। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा ए सी सी। क्लियर है? अब गौर से देखो कितने मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू सिमिलर बन गई। यहाँ पे देखो पहला वाला मैट्रिक्स क्या हो गया? वैल्यू सिमिलर आ गई ए और ए, क्या आ जाएगा? 0 हो गया। इस वाले मैट्रिक्स के अंदर भी 2 कॉलम सिमिलर आ गए, क्या हो गया? 0 हो गया। इस वाले मैट्रिक्स में कुछ नहीं हुआ, सही है ये सही है। इस वाले मैट्रिक्स में भी देखिए 2 वैल्यू सिमिलर आ गई, 2 कॉलम, तो ये भी 0 हो गया। इस वाले मैट्रिक्स में भी कोई मसला नहीं है। इस वाले मैट्रिक्स में भी 2 वैल्यू सिमिलर आ गई, तो क्या हो गया? 0 हो गया। जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बचे हैं उनको लिख लीजिए। एक आ गया मेरे पास क्या? एक आ गया मेरे पास 2 ये एक कॉलम है, दूसरा बेटा तीसरा है, इसमें गैप मैंने थोड़ा हल्का दिया बट बात हुई है। यहाँ से क्या बचा? -3 ए सी और बी। सही है, खाली ये 2 मैट्रिसेस हमारे पास फाइनली बचने हैं। अब गौर से देखो, प्रूफ क्या करना है? 5 ABC प्रूफ करना है, यानी कि बी पहले होना चाहिए, सी बाद में होना चाहिए। तो बेसिकली जब मैं सी की पोजीशन को रिप्लेस करवाऊंगा, यानी कि मैं इस कॉलम को जब यहाँ मूव करूंगा और इस कॉलम को मैं यहाँ मूव करूंगा, तो बाहर क्या आएगा? नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा। तो क्या बन गया? ये बन जाएगा 2ABC। ये जब मैं पोजीशन चेंज करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जब कभी हम मैट्रिक्स के अंदर बेटा एक कॉलम को दूसरे कॉलम से रिप्लेस करवाते हैं तो बेसिकली हमारे पास बाहर नेगेटिव का सिंबल आता है। मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी होती है ये क्या बन गया? ABC। तो अब फाइनली देखिए मेरे पास दोनों के वेरिएबल सेम बन गए, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5ABC। इस तरीके से फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। $1 बिलियन के बेटा 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक तरह से डिटरमिनेंट बेस्ड मैट्रिक्स में ओपन हो रहा होता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर है मेरा बेटा? कोई मसले की बात इस क्वेश्चन के अंदर, कोई परेशानी की बात इस क्वेश्चन के अंदर? देखो एक क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व करके दिखाया ताकि आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्लियर है मेरा बेटा? यहाँ तक की बात अगर आप में तमाम लोगों को क्लियर होती है तो मैं जल्दी से अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करूँगा, जो कि हमारे वेक्टर्स के चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई, फाइनली चैप्टर नंबर 9 वेक्टर्स के लास्ट टॉपिक के ऊपर मूव कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपकी इस्लाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगेन ये लास्ट टॉपिक आ रहा है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट क्या था वेक्टर्स का? सिंपल जो वेक्टर्स के क्वेश्चंस आते हैं बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर, कि साइन फाइंड करना है, साइन एंगल फाइंड करना है, साइन थीटा फाइंड करना है, कोसाइन फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, या फिर मुझे क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। दूसरी तरह का कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास? सिंपल तरीके से वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड आ गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया, हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आ गया, वो कॉन्सेप्ट था। तीसरी तरह की टाइप के ऊपर ये तीसरा लेक्चर आ रहा था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था मैट्रिसेस, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डिटरमिनेंट बेस्ड क्वेश्चंस को। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये वेक्टर्स के एक स्पेशल तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जो अगेन पेपर के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर में आपको इस तरह के बेतहाशा क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मैं इसके अंदर आपको पास्ट पेपर के एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो आगे चल के लिखा हुआ होगा नोट्स के अंदर। अच्छा भाई, क्या कहता है क्वेश्चन? कह रहा है फाइंड दी स्केलर x, y एंड z सच डेट x, उसके साथ कंपोनेंट गिवन है i + 2j, ये 2j है, z नहीं है। आगे कहता है प्लस का y, 3i + का 4j = 7i + का 9j। कहता है क्या फाइंड करके बताओ? x, y और z की वैल्यूज फाइंड करो, और मुझे वेक्टर्स की फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, अजीब तरह से क्वेश्चंस गिवन है, समझ में नहीं आ रहा, परेशान हो गया मैं तो भैया, कैसे सॉल्व करेंगे? भाई बहुत ही आसान तरीका, अगर हमारे शागिर्द हो तो बहुत ही आसान तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। मेरा बेटा देखिए, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपके पास कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, आपने क्या करना है? आपने क्वेश्चन को पहले एक दफ़ा खूबसूरती से कॉपी डाउन कर दो। क्या करो? खूबसूरती से। ये लिटरली बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बन गया? यहाँ पे बन जाएगा i + का 2j। फिर आपने क्या क्वेश्चन को पहले एक बार कॉपी डाउन कर दीजिए। क्या बन गया? 3i + का 4j = के बाद क्या आ रहा है? 7i + का 9j। आपने सिंपल तरीके से, आपसे चूंकि x और y की वैल्यू मांगी हुई है, आपने कोशिश क्या करनी है? सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व करवाओ, राइट हैंड साइड को ओपन करवा दो, सॉल्व करवा दो। तो राइट हैंड साइड के अंदर मेरे पास ये क्या बन जाएगा? अगर मैं इन ब्रैकेट्स को ओपन करवा दूं, मेरा बेटा ये बन जाएगा xi + का 2xj + का 3yi, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का 4jy = के बाद क्या आ जाएगा? 7i + का 9j। अब आपने स्टेप क्या करना है? राइट हैंड साइड के ऊपर तमाम कंपोनेंट्स को i और j की फॉर्म में लिख दो, यानी कि i वाली टर्म्स को एक साइड कर दो। तो क्या बन जाएगा? जब i वाली टर्म्स को एक साइड कर देंगे, xi + का 3yi एक साथ लिखा जाएगा, और इसी तरीके से प्लस का j वाली टर्म्स एक साथ लिख दी जाएंगी, तो 2xj और प्लस का 4yj को एक साथ लिख देंगे, और = के इस तरफ क्या आ रहा है? 7i + का 9j। सही है, अभी तक मैंने कोई मुश्किल स्टेप नहीं करा, हमने सिंपल तरीके से अभी तक क्या काम किया? क्वेश्चन को एक बार कॉपी डाउन किया है, राइट साइड वाली वैल्यूज़ को राइट साइड के ऊपर सॉल्व करवाया है। क्यों सॉल्व करवाया अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि बेसिकली मुझे बेटा x, y या z की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मगर पेपर में ये क्वेश्चन बेतहाशा बार आया है, आपको दिखेगा। आपने बेसिकली सबसे पहले नंबर के ऊपर
जो आपकी राइट हैंड साइड थी उसको एक साइड पे सॉल्व कर लिया जहाँ पे एक्स और वाई की टर्म्स गिवन थी। अब आपने यहाँ पे इनको आई और जे की कंपोनेंट्स के अंदर एक तरीके से कॉमन ले लेना है, यानी कि जहाँ आई वाली टर्म्स आ रही है वहाँ से आई कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा, ब्रैकेट में इधर आ जाएगा एक्स प्लस का 3y, ब्रैकेट के बाहर आई आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा बेटा, यहाँ से j कॉमन ले लूंगा तो 2x प्लस का 4y कॉमन आ गया, यहाँ से j कॉमन आ गया। इक्वल टू के इस तरफ क्या आ रहा है, इस तरफ आ रहा है 7i प्लस का 9j। इससे फायदा क्या होगा कि भाई मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने एक जैसी वैल्यूज आ जाए तो वो एक जैसी वैल्यूज के कोफिशिएंट एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन में भी बहुत दफ़ा दे चुका हूँ, इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर चैनल पे सारे लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं। आपने वो एक्सरसाइज पढ़ी हो ना पढ़ी हो, बट मैंने तो पढ़ाई थी और मैंने चैनल के ऊपर अपलोड भी करी थी कि वो एक्सरसाइज सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, मैंने वो भी सबको समझाई थी। कहने का मकसद क्या है भाई, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने एक जैसी चीज़ें सामने आ जाएं, फॉर एग्जांपल आई कंपोनेंट आमने सामने आ गए तो ये कोफिशिएंट बराबर ले लिए जाएंगे। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस का 3y इक्वल टू के बाद 7 आ गया, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूंगा। इसी तरीके से j के सामने j वाली जो वैल्यू आ रही है वो आपस में बराबर आ जाएगी, ये क्या बन जाएगा 2x प्लस का 4y बराबर आ जाएगा किसके, 9 के, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपने सिंपल तरीके से इन इक्वेशन को सॉल्व करवाना है, आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर के लिए बहुत आता है। अच्छा ये क्वेश्चन छोटा है भी, यहाँ पे z की वैल्यू गिवन नहीं है, वरना z और k कंपोनेंट भी गिवन होता है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करवाना होता है बहरहाल उसको भी। तो भाई सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, अगर मुझे दो इक्वेशन को सॉल्व करवाना है तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में x मौजूद है, इक्वेशन 2 में 2x मौजूद है। सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे भैया, मल्टीप्लाई 2 विद इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट इट विद इक्वेशन 2 एंड सब्ट्रैक्ट इट बाय इक्वेशन 2। यानी स्टेटमेंट हम लोगों ने सिंपल तरीके से लिख दिया। क्या बन जाएगा भैया, ये हो जाएगा 2x प्लस का 6y, 7 2 क्या होता है भैया 14 होता है। इक्वेशन 2 क्या आ रही है, 2x प्लस का 4y इक्वल टू के बाद 9 का 9। दोनों इक्वेशन को चूंकि सब्ट्रैक्ट करवाएं तो तमाम साइंस क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। 2x से 2x कट जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो बेटा क्या बचेगा, 2y बचेगा। 14 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 2। y की वैल्यू क्या आ गई, 5 डिवाइड बाई 2। इस y की वैल्यू को उठा के इधर इक्वेशन 1 या इधर इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करवा दीजिए जिसमें आपका दिल चाहता है, और आपके पास सिंपल तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी। तो भैया इसको इक्वेशन नंबर 1 में डलवा दीजिए, आसान इक्वेशन लग रही है। लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग y इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो मेरा बच्चा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से x प्लस का 3, y की वैल्यू आ गई 5/2 इक्वल टू के बाद 7। तो व्हाट इट विल बिकम x प्लस का 5 3 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7। तमाम वैल्यूज़ को एक साइड पे शिफ्ट कर दी, जो क्या बन जाएगा 7 माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 2। तो भाई सिंपल तरीके से 7 में से 15/2 निकालो, कैलकुलेटर आपका मौजूद है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की वैल्यू ऑब्वियसली 14 में से 15 जाएगा, नेगेटिव का 1/2 क्या हो जाएगी, x की वैल्यू नेगेटिव का 1/2। तो आपके पास फाइनली जो रिजल्ट आ रहा होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का हाफ, और y की वैल्यू क्या आ गई 5/2। ये आप लास्ट में लिख दोगे, हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव का हाफ एंड y इज 5/2। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो गया। मुझे बताओ भाई इसमें क्या मसले की बात है, कोई परेशानी इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अरे हमारे मुल्क के बच्चे सॉल्व करते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन को, क्लियर है मेरा बेटा। तो आइए ज़रा इसका दूसरा पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। पास पेपर में अगेन ये बहुत दफ़ा आपको मिलेगा। अब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें z कंपोनेंट भी आ रहा है और उसमें आपको क्या निकला, k कंपोनेंट भी गिवन होगा, सेम पैटर्न सेम फॉलो होगा भाई, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के क्वेश्चन को। अब देखो भाई क्या कहता है, कहते हैं x y प्लस k है, y i माइनस j है, और आगे क्या आ रहा है आपके पास, अच्छा x यहाँ पे j प्लस k होगा, आई एम सो सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये j प्लस k होगा, और y क्या आ रहा है हमारे पास i माइनस का j, और सिंपल z आई। मैंने क्वेश्चन नीचे भी कर लिया। तो सबसे पहला काम तो क्वेश्चन को आप एज इट इज उतार दो। क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा x j प्लस k प्लस का y i माइनस का j माइनस का z i इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, i प्लस का 2j प्लस का 3k। भाई कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है, आपको स्केलर फॉर्म निकालनी हो, आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी हो, सिंपल तरीके से राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे i, j और k के फॉर्म में, वहाँ से आप सिंपल फिर अपने कंपोनेंट्स को कंपेयर करवा लोगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएंगी। इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाओगे तो आपके पास x, y और z की वैल्यूज आ जाएंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने का।
भाई आइए देख लीजिए, हम सिंपल तरीके से पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स जे प्लस का एक्स के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का वाई आई माइनस का वाई जे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का जेड आई एज इट इज का एज इट इज, इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है आई प्लस का 2j प्लस का 3k। क्लियर है भाई। सो तमाम एक जैसी कंपोनेंट्स वाली वैल्यूज को एक साइड लिख देंगे। तो भाई आई वाले कंपोनेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, एक आ रहा है वाई आई और एक आ रहा है वाई आई और एक आ रहा है नेगेटिव का जेड आई, इनको एक साइड लिख दिया। मैं इनको अपनी आसानी के नाम पे काट भी देता हूँ। जे वाले कंपोनेंट्स को फिर एक साइड पे कर देते हैं, तो प्लस का आ रहा है एक्स जे और फिर आ रहा है नेगेटिव का वाई जे, क्या आ रहा है नेगेटिव का वाई जे। और के वाला कंपोनेंट सिर्फ प्लस का एक्स के है, के वाले कंपोनेंट क्या है प्लस का एक्स के, इक्वल टू के बाद क्या है आई प्लस का 2j प्लस का 3k। क्लियर है। तो कंपोनेंट्स में से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, आई कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, ये आ जाएगा y माइनस का z, ब्रैकेट के बाहर आई आ गया। इन दो टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, j कॉमन आ रहा होगा, तो x माइनस का y आ गया, ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, j आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल तरीके से x इंटू के हो जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ क्या आ रहा है आई प्लस का 2j प्लस का 3k। सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख दीजिए बाय कंपेयरिंग। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने एक जैसी टर्म्स एक जैसी आ रही हो तो उनके कोफिशिएंट सिमिलर आ जाते हैं। भाई आई के सामने क्या आ रहा है, आई की वैल्यू, इस आई के साथ कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा, कोफिशिएंट इसका 1 होगा। तो मेरे पास पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी y माइनस का z बराबर आ गया किसके, 1 के। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो भाई जे कंपोनेंट के सामने जे की वैल्यू होगी, क्या आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी x माइनस का y बराबर आ जाएगा किसके, 2 के। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से k कंपोनेंट के सामने k की वैल्यू होगी, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 3, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। क्लियर है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही मजे का है कि इसके अंदर आपको डायरेक्टली पहले एक वैल्यू भी मिल गई, तो आप इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू आपको मिल गई, उसको डाल के इक्वेशन 2 में डाल दो। क्या लिखूंगा यहाँ पे, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 3 पुट करवा दी इक्वेशन 2 में, तो ये हो गया, ये माइनस के y को वहाँ भेज दिया, यहाँ पे जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3 में से 2 गया 1 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 3 में से 2 गया 1 आ गई। इस y की वैल्यू को डालकर मैं इक्वेशन 1 में डाल देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस का z इक्वल टू 1, नेगेटिव के z को वहाँ भिजवा दिया, यहाँ पे हो गया 1 माइनस 1 इक्वल टू z। मेरा बेटा z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी भैया, 0 आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास x, y और z के आंसर्स आ जाएंगे। x की वैल्यू क्या आ गई 3, y की वैल्यू क्या आ गई 1, z की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये आपके फाइनल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। क्लियर है मेरा बेटा। किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ये वाला फर्दर सॉल्व हो गया। अब बताइए भाई कोई मसला, भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है, कभी भी आपको x, y, z वगैरह निकालना हो, सिंपल तरीके से पहले राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करवाओ, कंपोनेंट्स को कंपेयर करवाओ, देन उसके बाद सिंपल तरीके से अपने इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, आपके आंसर आ जाएंगे। सिंपल इज डेट भैया। अच्छा एक सेकेंड, हाँ सही है ना, सही है, कोई मसले की बात नहीं है। हमारे पास y, z और x की क्या हो जाएगी, सिंपली वैल्यू आ गई। क्लियर है भाई, कोई मसला इस क्वेश्चन के अंदर किसी बच्चे को। अच्छा भाई फाइनली ना सिर्फ लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव कर रहे हैं, बल्कि एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है। ये कॉन्सेप्ट जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना उससे मिलता जुलता है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर वो स्केलर फॉर्म में एक तरीके से आपको निकालनी होगी, मगर दूसरे पैटर्न के ऊपर। यहाँ पे आपसे क्या कहता है कि रिजॉल्व द वेक्टर्स ए इन द डायरेक्शन ऑफ P1, P2, P3, यानी कि आपसे कह रहे हैं कि वेक्टर ए की वैल्यू को फाइंड करके आपने बताना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं। मगर ये आसान क्वेश्चन आ रहा है, मगर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा क्योंकि इसके अंदर खाली 2 ही वेक्टर गिवन है, P1 और P2, और आपको I और J कंपोनेंट खाली गिवन है। मैं आपको इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, ये मैं आपको इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या कर देता हूँ, करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मेरे पास क्वेश्चन आता है ये जो क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है ना, ये 2018 के पेपर में, 2017 के पेपर में आई गेस पूछा जा चुका है, 2009 और 2001 में बल्कि पूछा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, मैं आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से कई गुना ज़्यादा डिफिकल्ट भी है, मुश्किल भी है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूँ। बाकी 2 क्वेश्चन आप इजीली खुद सॉल्व कर लोगे। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपसे कहा जाता है रिजॉल्व द वेक्टर ए
2,1,0 इन दी वेक्टर P1, P2 एंड P3। यानी कि बेसिकली उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मगर है बड़े मज़े का। सबसे पहले नंबर के ऊपर आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि आपको वेक्टर, ये जो वेक्टर ए गिवन है, आपको बेसिकली इन 3 वेक्टर्स के अंदर रिजॉल्व करवाना है, इन 3 वेक्टर्स में। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ी सी फनकारी है मेरा बेटा। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दोगे क्या? वी हैव टू रिजॉल्व दी वेक्टर ए। क्या लिखोगे भैया? वी हैव टू रिजॉल्व दी वेक्टर ए in the direction of आपको P1 वेक्टर जो गिवन हो उसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पे। P1 वेक्टर क्या गिवन है मुझे? ये गिवन है 1 -1 2। आपको P2 वेक्टर क्या गिवन है मेरा बेटा? ये गिवन है 2, 2, -1। और आपको P3 वेक्टर क्या गिवन है बेटा? ये गिवन है 3, 7, 7। क्लियर है भाई? तो आपसे क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर ए को रिजॉल्व करवाओ इसके अंदर। अब आपने छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बस जहन में रखना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई चूंकि आपको ये वेक्टर्स रिजॉल्व करवाने हैं, क्या करवाने हैं? रिजॉल्व करवाने हैं। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये होता है कि वेक्टर ए, जो भी वेक्टर गिवन होगा, अगर मुझसे कहा जाता है इनको डिफरेंट वेक्टर्स के ऊपर रिजॉल्व करवाओ, तो भाई हमेशा याद रखिए कि जो पहला वेक्टर होगा वो एक्स पे गिवन होगा, तो क्या बन जाएगा? एक्स P1। दूसरा जो भी वेक्टर होता है वो P2 पे गिवन होगा, तो क्या बन जाएगा? वाई P2। तीसरा जो वेक्टर होता है वो हमेशा Z पे गिवन होता है, Z कंपोनेंट के ऊपर, क्या बन जाएगा? Z P3। तो अगर 3 वेक्टर्स क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि आपसे कहा जाता है इस एक वेक्टर को इन 3 फर्दर पार्ट्स के ऊपर रिजॉल्व करवाओ, तो आपकी इक्वेशन क्या बनती है? जो भी आपको ओरिजिनल वेक्टर गिवन होगा वो इक्वल टू के एक तरफ लिखा जाएगा, और जिनके ऊपर रिजॉल्व करवाना होता है उनके ऊपर आपके बेसिकली स्केलर फॉर्म्स आ रही होती हैं। तो अगर पहली जो कंपोनेंट होगा उसके ऊपर x कंपोनेंट आएगा, दूसरी के लिए y होगा, और तीसरी के लिए z होगा। क्लियर है मेरा बेटा? अच्छा, अब इसको ओपन करवा देते हैं। वेक्टर a की वैल्यू देखो मुझे क्या गिवन है मेरा बेटा? इस साइड पे वेक्टर a की वैल्यू आ जाएगी, ये गिवन है 2,1,0। तो क्या गिवन है भैया? 2,1,0। x का x यहाँ पे एज इट इज रहेगा, सही है। अभी P1 की वैल्यू क्या गिवन है? ये गिवन है 1, -1, 2 प्लस का सिंबल, y का y एज इट इज। P2 की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा? ये गिवन है 2, 2, -1, और फिर मुझे z का z एज इट इज। और P3 की वैल्यू क्या गिवन है? ये गिवन है 3, 7, -7। क्लियर है मेरा बेटा? अब देखो, अब इसको फाइनली ओपन करवाएंगे, और ये ओपन होकर बिल्कुल वैसे सॉल्व होगा जैसे पिछले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, बिल्कुल वैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे कैसे ओपन हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा पहला कंपोनेंट 2i प्लस का 1j प्लस का 0k लिख दो, या नहीं लिखो, ये बात एक ही है। x का x एज इट इज, इसको ओपन करवा लो, क्या बन जाएगा? सिंपल 1i माइनस का 1j प्लस का 2k। क्लियर है भाई? आगे क्या हो गया? प्लस का y एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का 2i प्लस का 2j और माइनस का 1k, यानी कि माइनस का k। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का z, इधर क्या हो जाएगा? 3i प्लस का 7j नेगेटिव का 7k। क्लियर है भाई? तो हमने क्या करा? हमने सिंपल तरीके से ब्रैकेट्स को ओपन करवा दिया। अब यहाँ से आगे का जो काम है वो पिछला वाला ही है कि आप भाई अपनी इस साइड को सॉल्व करोगे जहाँ पे x, y और z आ रहा है, और इस साइड के बराबर जब कॉमन वगैरह लोगे, कैसे क्या करोगे भाई? इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करवाओगे, x, y और z को ओपन करवाने के बाद i वाले टर्म्स को एक साइड कर दोगे, j वाले टर्म्स को एक साइड कर दोगे, k वाले टर्म्स को एक साइड कर दोगे, फिर अपनी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की i टर्म्स को कंपेयर करवा दोगे, z टर्म्स को करवाओगे, j टर्म्स को करवाओगे, ताकि आपके पास फाइनली इक्वेशन आ जाएंगी। इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनली x, y और z की वैल्यूज आ जाएंगी। उन वैल्यूज को वापस ला के इस इक्वेशन में डालोगे तो बता दो कि मैंने वेक्टर ए को बेसिकली इस फॉर्म में रिजॉल्व करवा दिया। किस तरीके से होगा भाई? सब समझाऊंगा, क्यों परेशान होते हो मेरे बच्चों? सब समझाऊंगा, सब क्लियर करूंगा। क्लियर है मेरा बेटा? क्वेश्चन ये वाला चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं खुद से करवा रहा हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन में भी आपको घर से करने के लिए हाथ के हाथ ईदी के तौर पे दूंगा। क्लियर है मेरा बेटा? तो पढ़ाई हमेशा अपने शौक से ज़्यादा, पैशन से ज़्यादा करने की आदत है कि जहाँ क्वेश्चन समझाऊंगा वहाँ पे इंशाल्लाह होमवर्क भी आपको साथ साथ करने को दूंगा, ताकि कितना आपको समझ में आए वो पता चले भाई। अच्छा, तो भाई देखो यहाँ पे क्या है? 2i प्लस का 1j, और 0k लिखो लिखो, वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, चलो लिख लो यार, तुम्हारी खुशी। यहाँ पे भाई ब्रैकेट को ओपन करवाऊंगा तो x अंदर वाली तमाम की तमाम वैल्यू से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा xi माइनस का xj प्लस का 2xk। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? इधर y वाली टर्म पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम 2yi प्लस का 2yj माइनस का yk। सही है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? z वाली टर्म पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इट विल बिकम 3zi प्लस का 7zj माइनस का 7zk। क्लियर है भाई?
अब आपने यहाँ पे जितनी आई वाली टर्म्स आए उनको एक साइड पे कर देना है, के वाली टर्म्स को एक साइड पे कर देना है, जे वाली टर्म्स को एक साइड पे कर देना है। भाई तमाम बच्चे इस बात को समझ गए होंगे, सिंपल है भाई, जब से समझा रहा हूँ। तो भाई देखो आई वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये है और ये है, इनको एक साइड पे लिख देते हैं। तो क्या हो गया भैया, एक्स आई प्लस का 2y प्लस का 3z। क्लियर है भाई, सही है मेरा बच्चा। आगे देखिए, जे वाली टर्म्स को एक साइड पे कर देता हूँ, जे वाली टर्म्स को एक साइड पे, एक आ गई नेगेटिव का एक्स जे, फिर क्या आ गई प्लस का 2yj, और तीसरी टर्म क्या आ रही है भैया, कहाँ गई, ये रही प्लस का 7zj। क्लियर है मेरा बच्चा। अच्छा भाई, इसी तरीके से के वाली टर्म्स को एक साइड पे कर देंगे, ये रही, क्या करेंगे, ये आ रही है एक्स के नेगेटिव का y के नेगेटिव का 7z। क्लियर है भाई। अब देखो आपने काम क्या करना है, आपने काम ये करना है कि यहाँ पे क्या आ गया 2i प्लस का 1j प्लस का 0 के एज इट इज। इन तीन टर्म में से i कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ये आएगा x प्लस का 2y प्लस का 3z, और ब्रैकेट के बाहर एक दफ़ा i लिख दिया। इन तीन टर्म में से क्या कॉमन ले लेंगे, j। तो भाई प्लस का साइन एज इट इज, क्योंकि मैंने नेगेटिव सिंबल कॉमन नहीं ले रहा, खुदारा नेगेटिव साइन कॉमन में लीजिएगा। प्लस अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का x प्लस का 2y प्लस का 7z। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, j। और इन तीन टर्म में से क्या कॉमन ले लेंगे, हम ले लेंगे, अल्लाह भला करे, k को कॉमन, तो क्या बचेगा 2x माइनस का y माइनस का 7z। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, k कॉमन ले लिया हम लोगों ने। अब फाइनली यहाँ से इक्वेशंस फॉर्म करने पे मूव कर रहे होंगे। तो भाई देखिए ज़रा गौर से, i के सामने जो चीज़ आ रही है वो i की इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस का 2y प्लस का 3z इक्वल टू के बाद i का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 2, तो ये पहली इक्वेशन आ गई। j वाली टर्म के सामने j वाला पार्ट आ रहा है, उसकी इक्वेशन हो जाएगी। क्या बन गया, नेगेटिव का x प्लस का 2y प्लस का 7z इक्वल टू के बाद आ जाएगा 1। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 3 क्या होगी, k के सामने k वाली जो वैल्यू आ रही है ये बन जाएगा 2x माइनस का y माइनस का 7z इक्वल टू के बाद आ जाएगा 0। ये आ जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब आपने फाइनली इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ताकि हमारे क्या आ सके, आंसर आ सके। अब बहुत सा बच्चा बोलेगा सर ये तो इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस आ गई, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन ही पेपर में बहुत दफ़ा पूछा गया है, इसीलिए पूछा गया कि बच्चे को मसला होता है। तो भाई आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है, अगर आप गौर से देखो इन तीनों इक्वेशन की खास बात क्या है, इन तीनों इक्वेशंस के अंदर तीन तीन अननोन आ रहे हैं, तो सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो आपने थोड़ी देर में भेजे को यूज़ करना है। पहले आपने इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो और अपनी एक नई इक्वेशन बना लो जहाँ पे आपके पास z या x या y में से कोई एक कोफिशिएंट ना आ रहा हो, एक फैक्टर ना आ रहा हो, ताकि दो अननोन्स को आप इजीली सॉल्व कर सको। और फिर इसी तरीके दूसरी इक्वेशन से भी यही काम करेंगे, मगर वही बात की बात है। आइए ज़रा गौर से देखते हैं। भाई देखो ये तीन इक्वेशन अगर मेरे पास आ रही हैं तो मैं इन तीनों के में से कोई भी दो इक्वेशन लेके अभी फ़ौरन सॉल्व नहीं कर सकता, यानी कि मुझे डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि तीन अननोन आ रहे हैं। मैथ्स का बेसिक असूल क्या होता है, हद से हद दो अननोन होंगे, दो इक्वेशन है, तभी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर तीन अननोन आ रहे होंगे तो आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम पहले दो इक्वेशंस को ऐड करवा देते हैं ताकि मेरे पास एक नई इक्वेशन जो आए, इक्वेशन 1 और 2, अगर इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करवाऊंगा तो देखो x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो नई इक्वेशन आएगी उसमें खाली y और z का अननोन होगा। इसी तरीके से मैं फिर कुछ और करूँगा ताकि मेरे पास जो एक 2 और 3 में से एक और इक्वेशन है उसमें कुछ अननोन्स कम हो, ताकि मैं उसको सिंप्लीफाई कर सकूँ, सॉल्व कर सकूँ। क्या कह रहा हूँ अभी मैं आपको सब समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होने की ज़रूरत है आपको। यानी कि देखो हम सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड करवा देते हैं। तो भाई यहाँ पे मेरे पास जगह मुझे दिख रही है, मौजूद है, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में पहले क्या करवा लेते हैं, ऐड करवा लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखूँगा, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो भाई ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाऊंगा तो क्या इक्वेशन है मेरे पास, एक इक्वेशन आ रही है x प्लस का 2y प्लस का 3z इक्वल टू के बाद 2, और दूसरी इक्वेशन क्या है, नेगेटिव का x प्लस का 2y प्लस का 7z इक्वल टू के बाद 1। चूंकि दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा रहा हूँ तो x से x क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। 2y प्लस 2y क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3z प्लस 7z क्या हो जाएगा बेटा, 3z प्लस 7z हो जाएगा 10z। और यहाँ पे 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये मेरे पास एक नई इक्वेशन आ गई।
इसको मैं अपनी इक्वेशन ए कह देता हूँ। इसको मैं क्या कह देता हूँ, इक्वेशन ए। क्यों इक्वेशन ए कह रहा हूँ कि नई इक्वेशन जो आई है, दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पे एक ऐसी इक्वेशन आई जिसके अंदर मेरे पास 3 अननोन नहीं है, खुदारा 2 अननोन है, क्योंकि इन तीनों को भी मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं करवा सकता क्योंकि नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए पहले मैंने उसको सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनाया। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है, आप फर्स्ट ईयर लेवल पे चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन में ऐसे टॉपिक क्लास भी पढ़ चुके हैं और बहुत नॉर्मल सी बात है कि हमारे पास कभी भी नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा आ रहे होते हैं तो हम पहले उसको कन्वर्ट करवाते हैं नई इक्वेशन बना के, अल्फा और बीटा। हमने यहाँ से इक्वेशन ए बना ली। इसी तरीके से अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, यहाँ पे नेगेटिव 2x बन जाएगा, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करवा दूंगा, मेरे पास इक्वेशन बी आ जाएगी। उनको जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा तो फाइनली मुझे x, y और z की वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसको, इक्वेशन नंबर 2 को बाय 2 से, एंड एडिंग इट विद इक्वेशन नंबर 3, यानी कि इक्वेशन 2 को मैं 2 से एक तो मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूँ और उसके बाद सिंपल तरीके से क्या करवा रहा हूँ, उसको ऐड करवा रहा हूँ इक्वेशन 3 के साथ। तो भाई क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन 2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इधर देखते रहिए साथ साथ, आपको दिख तो रहा है ना, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई। क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा मेरे पास नेगेटिव का 2x, और क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्लाह भला करे प्लस का 4y हो जाएगा, प्लस का 14z हो जाएगा, इक्वल टू के बाद 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐड करवा रहा हूँ इस इक्वेशन के साथ, तो ये इक्वेशन क्या आ रही है, 2x माइनस वाई माइनस का 7z इक्वल टू के बाद 0। दोनों इक्वेशन जब ऐड होंगे तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 4y माइनस वाई क्या हो जाएगा, 3y, 14z प्लस 7z क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास ऑब्वियसली 14 प्लस 7, ऑब्वियसली इट विल बिकम हमारे पास क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये तो मेरा 12 नहीं हो जाएगा, हाँ सही है ना, 4y हो गया, 14 में अगर आप 7 का इजाफा कर दो सिंपल तरीके से हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल तरीके से 21 z इक्वल टू के बाद क्या आ गया मेरे पास, सिंपल तरीके से ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा सॉरी 14 में से 7 माइनस करवाना है, आई एम सो सॉरी, 14 में से 7 जाएगा तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, 7z आ जाएगा, इक्वल टू के बाद 2 का 2 ऐड करवा रहे हैं ना, तो सिंपल तरीके से मेरे पास इक्वेशन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y प्लस का 7z इक्वल टू के बाद 2, तो 3y प्लस का 7z इक्वल टू 2, क्या आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर बी की ये वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन नंबर बी की हमारे पास फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए मैंने जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से नई 2 इक्वेशंस बनाई हैं, इनमें नंबर ऑफ अननोन्स कम आ रहे हैं। नंबर ऑफ अननोन्स कम आ रहे हैं, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करवा दूंगा और फाइनली मेरे पास एक आसान सी x या y में से किसी की वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे करेंगे भाई ये काम, अगेन मुझे साफ दिख रहा है कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ और इक्वेशन नंबर b को 4 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, दोनों के अंदर y की जगह पे 12 बन जाएगा और 12 फिर कैंसिल आउट करवा सकता हूँ सब्ट्रैक्ट करवा के, तो मेरा फाइनली z की वैल्यू आ जाएगी। बेटा देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को डिपेंड करता है जो आपने बचपन में पढ़े हैं कि अब इन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवाना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल तरीके से बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने, किस तरीके से सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को भैया, हम उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं भैया, तो हम सिंपल तरीके से क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर ए बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर बी बाय 4 एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ। भाई हल्का मत लेना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन पेपर में बहुत आया हुआ है, तो अगर आप ये सोच रहे हो क्वेश्चन छोड़ दो बेटा, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एंड सब्ट्रैक्टिंग 8 बाय 4, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सब्ट्रैक्टिंग बोथ, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को खुद से करवाया है। इससे पिछला वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसलिए वो मैंने आपको खुद से करने को दिया है ताकि आप वो कॉन्सेप्ट चेक हो। तो इक्वेशन ए को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करवा दूँ 3 से, तो पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 4 3 जार 12y प्लस का 3 10 जार 30z प्लस का 3 3 जार 9। इक्वेशन बी को किससे मल्टीप्लाई करवाया 4 से, तो क्या बन जाएगा अगेन 3 4 जार 12y प्लस का 7 4 जार 28z प्लस का 4 2 जार 8। नेगेटिव करवाया, सेपरेट करवाया, तमाम साइंस कन्वर्ट हो गए। 12y से फाइनली 12y क्या वो कन्वर्ट हो गया। 30z माइनस 28z क्या हो जाएगा 2z आ जाएगा। 9 में से बेटा 8 निकालोगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। फाइनली आपके पास z की वैल्यू आ गई। आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। इस z की वैल्यू को इधर इक्वेशन ए इधर इक्वेशन बी किसी में भी पुट करवाओ, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। आसान तरीका क्या है भाई, सिंपल तरीके से इसको इक्वेशन नंबर किसमें पुट करवा दो अपने पास, अल्लाह भला करे इसको इक्वेशन नंबर पुट करवा देते हैं। किसके अंदर पुट करवाएं आप बताइए भैया, ए में पुट करवा दो, मुझे तो कुछ मसला नहीं है। सिंपल तरीके से पुटिंग
z इज इक्वल टू हाफ, किसके अंदर, इक्वेशन ए में। आसान लग रही है भाई, सोचिए। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4y प्लस का 10z, z की जगह पे क्या आ गया, हाफ आ गया, इक्वल टू के बाद क्या 3, यहाँ पे क्या आ गया 4y, 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 3। सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा 4y, 3 में से 5 गया तो क्या बचेगा नेगेटिव का 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन गया नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाई 4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, क्या आ गई नेगेटिव का हाफ। y की वैल्यू क्या आ गई मेरा बेटा, नेगेटिव का हाफ। y की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव का हाफ। इस सिंपल तरीके से z की वैल्यू को और y की वैल्यू को उठा के इधर इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या लिखूंगा, पुटिंग x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ एंड z इज इक्वल टू पॉजिटिव हाफ। भाई x की वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव का हाफ आई है, z की वैल्यू पॉजिटिव हाफ आई है। किस में डाल रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट करवा रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आ रही है, ये आ रही है x प्लस का 2y, y की जगह पे क्या आ गया नेगेटिव का हाफ। आगे क्या है, प्लस का प्लस एज इट इज, प्लस का 3z, 3 का 3 एज इट इज, z की वैल्यू क्या पॉजिटिव का हाफ है। इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है मेरा बेटा, यहाँ पे 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो भाई इस 2 से तो 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा है, x माइनस का 1 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। तमाम वैल्यूज़ को एक साइड पे शिफ्ट करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस का 1 माइनस का 3 बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 नेगेटिव का 3 बाई 2। सिंप्लीफाई कर लो, 6 में से 4 गया तो 4 बाई 2, मेरे ख्याल में क्या हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बाई 2 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 3 बाई 2 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 3 बाई 2 आ जाएगी। फाइनली इस क्वेश्चन के अंदर हमने x भी फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया, z भी फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन नंबर a, अब फाइनली नाउ आपकी जो इक्वेशन अल्फा है, ओरिजिनली आपकी जो फाइनली ये इक्वेशन अल्फा आ रही है, अब इसको रिजल्ट के तौर पे लिख दोगे, अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, इक्वेशन अल्फा आपसे क्या कह रही थी कि आपको जो वेक्टर ए है रिजॉल्व होगा किसके अंदर, एक्स वाई और जेड की फॉर्म में। कैसे रिजॉल्व होगा, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आई, ये आ गई सिंपली 3 डिवाइडेड बाई 2 वेक्टर P1 की फॉर्म में, प्लस y की वैल्यू क्या है मेरे पास आई, नेगेटिव का हाफ आई है। तो वेक्टर जो P2 रिजॉल्व हुआ है, नेगेटिव हाफ उसके ऊपर हुआ, और z की वैल्यू क्या है, स्केलर फॉर्म पे हाफ आ गई, ये P3 के ऊपर हो गया। ये फाइनली मेरा लास्ट का आंसर होगा रिजल्ट के तौर पे। आप इसके अंदर लास्ट में इनकी वैल्यू भी पुट करवा सकते हो, अपने नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे। इन नंबर तो नहीं मिलेंगे, बट आपका ऑब्वियसली एक अच्छी बात क्या है, लास्ट के अंदर वेक्टर ए की वैल्यू डाल दो, वेक्टर P1 की वैल्यू डाल दो, वेक्टर P2 की और P3 की वैल्यू डाल दो, तो ऑब्वियसली आपके स्टेप फिर पूरे हो जाएंगे। वरना कोई भी एग्जामिनर इस पर भी क्वेश्चन कर सकता है, वरना ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है जो हमने फाइंड आउट कर दिया, और रिजल्ट के तौर पर इसको लिख देंगे हम लोग, तो ये हमारा रिजल्ट भी आ गया। लास्ट में रिजल्ट के तौर पर लिख दोगे, हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज दिस। तो लास्ट के अंदर आप सिंपल तरीके से इस बात को लिख दोगे कि हमने भाई इस तरीके से वेक्टर ए को रिजॉल्व कर दिया, हैंस द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ वेक्टर ए, या हैंस द रिक्वायर्ड वेक्टर ए इज रिजॉल्व इन 3/2 P1 प्लस नेगेटिव का हाफ P2 प्लस हाफ P3। इस तरीके से आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरा बेटा क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत सिंपल से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये क्वेश्चन चूंकि थोड़ा मुश्किल था एज़ कम्पेयर टू अदर, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व करवा दिया। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिया, पहले ये वाला देख लीजिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले यही बात लिखेंगे भाई आपने काम क्या करना है, आपसे क्या कहा जा रहा है, आपको वेक्टर को रिजॉल्व करवाना है। सबसे पहले नंबर को आप क्या लिखोगे, वी हैव टू रिजॉल्व द वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ P1 एंड P2। यहाँ पे देखो आपको खाली आसान क्वेश्चन है वाला, इसमें खाली आपको 2 वेक्टर्स गिवन है, तो आपका क्वेश्चन कैसे बन रहा होगा, ये आपका वेक्टर ए रिजॉल्व कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल x P1 प्लस का y P2 की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि हमारे पास तीसरा P3 नहीं गिवन, इसका मतलब z कंपोनेंट नहीं है, और मुझे j कंपोनेंट k कंपोनेंट गिवन है, एक वेक्टर खाली कंपोनेंट, मतलब हमें खाली कंपोनेंट्स की फॉर्म करना है। अब आप सेकंड वेक्टर की वैल्यू डालो, P1 की वैल्यू P2 की, सिंपलीफाई सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, और सॉल्व करना हम स्टार्ट करें तो उसके बाद बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आसान सा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने सिंपल तरीके से मेरा बेटा क्या काम करना है, आपने यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, एंड देन फिर आई इनकी इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करवा लेना है। एक्स वाली इक्वेशंस आई वाली इक्वेशन एक साइड पे आ जाएंगी, यानी कि आई कंपोनेंट को जो कंपेयरिंग करवाएंगे तो इक्वेशन 1 बन जाएगी, जे की इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर आपकी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 2, और y की वैल्यू आई गेस 5 आ रही होगी। आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर्स आ रहे होंगे। इसी तरीके से मैंने लास्ट में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 2017 के पेपर में पूछा गया था, उसके बाद भी हो सकता है आया, उससे पहले भी हो सकता है आया हो, बट 2017 के अंदर ये लाजमी आया था, और इस सप्ली के अंदर भी क्वेश्चन पेपर में बहुत आया हुआ है।
तो आपने इस क्वेश्चन को खुद से बैठ के सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इस क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर सॉल्व होगा जो मैंने आपको समझाया है। बिल्कुल बेसिक पैटर्न है, सिमिलर पैटर्न है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं इसके आंसर्स बता देता हूँ, इतना मैं जालिम नहीं हूँ, आंसर्स मैं बता दूंगा। इसके आंसर्स बड़े मशहूर हैं। इसके अंदर x की वैल्यू भी 1 आएगी, y की वैल्यू भी 1 आएगी, z की वैल्यू भी 1 आएगी। क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूँ, 6, 8, -6 और 1, -1, 2, 2, 2, -1, 3, 7, -7। ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 1 आएगी, z की वैल्यू 1 आएगी। तो ये आपकी सेल्फ लर्निंग के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपके पेपर के अंदर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अगेन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने इसको बैठ के लाजमी सॉल्व करना है। और इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ हमारा यहाँ पे वेक्टर्स का टॉपिक भी एंड होता है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि फाइनली सेकेंड ईयर मैथ्स मैंने कंप्लीट करवा दी है। कुछ एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट नहीं करवाई क्योंकि मेरे पास अभी टाइम की बहुत शॉर्टेज थी। वो एक्सरसाइज जो मैंने नहीं कंप्लीट करवाई वो अनइम्पॉर्टेंट है। मुझे ज़िंदगी में जब भी टाइम मिला बेटा मैं उनको भी कंप्लीट करवा दूंगा। बट अगेन मैं भी वादा नहीं करता कि पेपर से पहले करवा पाऊंगा, नहीं करवा पाऊंगा। सिंपल सी बात है, मैं अभी बिल्कुल टाइम अवेलेबल नहीं है। मैंने जो ये लेक्चर्स भी जो बनाए बेटा बाखुदा रातों में जाग के बनाए, सिर्फ अपने उन शागिर्दों के लिए, जो उन शागिर्दों की तरफ से फरमाइश थी कि सर हम किसी कोचिंग सेंटर को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपसे पढ़ लें। तो मैंने बेटा आप लोगों के लिए खाली लेक्चर्स बनाए। तो आपकी जिम्मेदारी है, खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने जानने वालों को भी शेयर करें। यहीं पर इस लेक्चर का इख्तिताम करूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ हैं जैसे हैं खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देंगे। आई होप कि आप ज़िंदगी के जिस मुकाम पे जाना चाहें अल्लाह आपको कामयाबी दे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।